हेलो दोस्तों, क्लास 10 साइंस में आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल पेपर। एग्जाम से पहले हम टोटल 4 मॉडल पेपर पढ़ेंगे और उन्हीं 4 मॉडल पेपर से एकदम 100% आपके लिए सारे क्वेश्चंस वहां से पुटअप हो जाएंगे। आपको काम क्या करना है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से इसको समझिए 1 से 2 बार, और फिर वीडियो एंड होने से पहले ही आपको लगभग सारा याद हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन जो आपको लिखने हो वो लिख लीजिएगा, वरना हमेशा के लिए सारे याद हो जाएंगे। तो इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिखाए गए हैं, जो भी जैसा पेपर में सेट आता है, क ख और ग करके खंड। तो वैसे जो पहला खंड आता है का वो फिजिक्स होता है। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला खंड का दिया गया है तो वो हो जाएगा एक, उसमें विकल्प वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दिया गया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी दिया गया, वक्रता त्रिज्या पूछा है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन या क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो ये हो जाएगा F बराबर R बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये F इक्वल टू R बाई 2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। और 2 गुणे 12 बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके क्वेश्चन कई बार आता है, कभी वक्रता त्रिज्या पूछता है, कभी फोकस दूरी। तो याद रख लो F बराबर होता है R बाई 2। दूसरा क्वेश्चन आया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु या स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, इन तीनों का उत्तर एक है कितना, 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों एक सूत्र होता है नाडू। क्या होता है, नाडू। आप याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए ए से अवतल लेंस का उपयोग, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए यू से उत्तल लेंस का उपयोग। तो फार्मूला हो गया नाडू। निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है तो ए से हो जाएगा क्या, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। क्लियर हो गया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि V बराबर आई आर था, R बराबर क्या होता है, वी आई। अब V का मात्रक होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, इसलिए ओम बोले या फिर वोल्ट एम्पियर। तो आप ऑप्शन में जो भी दिया जाएगा ओम होगा ओम लगा देंगे, और वोल्ट प्रति एम्पियर होगा तो वोल्ट प्रति एम्पियर लगा देंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 में जो है इसमें फिर से का, खा और गा करके क्वेश्चन आते हैं, अति लघु प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला दिया गया ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने से पहले अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कोई चालक तार है या तार का कोई टुकड़ा है, और जब भी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों सिरों पर इसके जो है विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा जब धारा बहेगी, लेकिन तार में कोई परिवर्तन न हो तब। जैसे अब डिफिनेशन देखते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कौन कौन, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों में विभवांतर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, लंबाई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों में विभवांतर के समानुपाती होती है। अब यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V और बहने वाली धारा I है तो लिख सकते हैं V समानुपाती I, V बराबर RI, जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, इसे प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। क्लियर। फिर खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो परावर्तन का नियम है, हम अलग से पढ़ेंगे, ये अपवर्तन का नियम है। तो अपवर्तन के जो नियम है प्रकाश के वो 2 होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण। भी आपतित किरण क्या है, तो ये जो दिया गया है, ये आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। और जो यहाँ से जा रही है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और ये जो ऐसे डैश डैश दिया गया है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ये जो बिंदु होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। याद रखिएगा, अपवर्तित किरण ये वाली हो गई और आपतित किरण ये हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया, और ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं या नहीं है। तो वही दिया गया, तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। क्लियर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखिए यहाँ पर तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। ठीक। दूसरा इसका नियम होगा आपतन कोण की ज्या। अब यह आपतन कोण क्या होता है,
तो जो आपतित किरण से यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या ये बोलते हैं इसको साइन आई, तथा अब ये जो अपवर्तित किरण से जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। तो ये हो जाएगा, इसको चित्र बना देंगे, ये हो जाएगा अपवर्तन का नियम। अगला ग नंबर सवाल दिया गया है कि परिपथ में गणना कीजिए, ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और हमको धारा ज्ञात करनी है। अब आप इस सर्किट में देखिए, ये वाला जो सर्किट दिया गया है यहाँ से, ये 1 ओम और 1 ओम। तो जब हम कैसे पहचानेंगे क्या करना है, जहाँ से बैटरी लगी हो वहाँ से हम चलते हैं, तो जब अगर मार्ग डिवाइड ना हो तो सारा का क्रम जितना भी होता है वो श्रेणी होता है। जहाँ से रास्ते दो हो जाएं वो बन जाता है समांतर। तो जब यहाँ हम आएंगे तो हमारे पास कितने रास्ते हो जाएंगे, दो रास्ते, एक इधर जाने वाला और एक इधर जाने वाला। जब हम इधर जाएंगे सब एक ही रास्ते में मिल रहे हैं, तो इतना ये जो तीन है, 1 ओम और 1 ओम, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। बाद में इसको और इसको हम किस क्रम में जोड़ लेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए व बी के मध्य देखिए 1 ओम व 1 ओम के तीन प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बन जाएगा R बराबर 3 ओम। अब क्या किया जाए, ऊपर के वो 3 ओम हो गए और नीचे एक 3 ओम दिया गया, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R1, ये बन जाएगा 1/R इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, और R बराबर 3/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। अब ये R बराबर 1.5 आ जाएगा, इसमें मात्रक हम लिख देंगे क्या, ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया। अब धारा पूछा है, उसमें देखिएगा जो विभवांतर दिया गया वो कितना है, 1.5 है। कितना था, 1.5 था। ये देखिए इसमें जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट दिया गया है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, और I निकालना तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। V का मान 1.5 है, R का मान 1.5 है, डिवाइड कर देंगे, I बराबर कितने एम्पियर, 1 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक या कुल प्रतिरोध का व्यंजक। बहुत ही आसान है, इसमें हम डायग्राम समझ लेते हैं तो जो लिखने वाला मैटर है वो अपने आप याद हो जाएगा। माना कोई तीन प्रतिरोध हैं, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जो किस क्रम में जुड़े हैं, सब के सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनसे I धारा प्रवाहित होती है, इनमें क्या होती है, I धारा प्रवाहित होती है। अब जब I धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। R1 में V1, R2 में V2 और R3 में V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 हैं। अब लिखेंगे अतः कुल विभवांतर, अतः कुल विभवांतर, वही देखो यहाँ पर लिख दिया गया। माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर V तो नहीं, V1 दिया गया, तो V1 में जो धारा है वो श्रेणी क्रम में सेम रहेगी, लेकिन प्रतिरोध देखो R1 दिया गया है, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, और इस V1 V2 V3 का मान जो है हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में रखेंगे तो V बराबर देखो V1 के स्थान पर क्या हो जाएगा IR1, V2 के स्थान पर IR2, V3 के स्थान पर IR3, तो V बराबर I कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बराबर क्या होता है IR, तो IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर में है, इक्वल में है, ये I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का
तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कहाँ तक? 20 मीटर की दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी जो इसमें दी नहीं गई है, प्रतिबिंब कहाँ तक बनेगा? 20 सेंटीमीटर तक जो बनता है उसको देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना करो। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना कीजिए। देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो लेंस तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि फार्मूला मैंने बताया नाडू, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे पहचाने, क्या दिया गया? देखो, यहाँ पर कहीं भी वस्तु की दूरी नहीं दी गई। एक दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल 20 मीटर तक देखता है, वस्तु की दूरी नहीं कहा गया इतने मीटर पर रखिए। तो ये जो 20 मीटर तक देखता है, अर्थात ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी कहीं पर भी दिया नहीं गया। अब क्या करते हैं, जो अवतल लेंस होता है इसमें होता क्या है, जो वस्तु की दूरी है वो बनती है इसमें कहाँ है? अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। वस्तु की दूरी को बोलते हैं यू से, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसमें जो साइन रहेगा वो माइनस का, तो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कहाँ है? माइनस का 20 मीटर पर दिया गया, 20 मीटर, और जो अवतल लेंस होता है उसमें होता है कैसा? माइनस के साइन आते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस का एक सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/v, v के लिए कितना था? माइनस का 20 था, तो माइनस 1/20 और माइनस 1/ माइनस का इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको हटा देंगे तो -1/2 बचेगा। तो ये क्या है? f, जो कि कैसा? 1/f है। अब इसको हम पलट देंगे तो f बराबर क्या जाएगा? माइनस का 20 मीटर आ जाएगा। तो अतः फोकस दूरी कितनी हो गई? माइनस का 20 मीटर, और लेंस कैसा है? अवतल लेंस हो जाएगा। अब लेंस की क्षमता पूछा है, तो क्षमता का जो सूत्र होता है P = 1/f होता है। क्या होता है? P = 1/f मीटर में। तो ये जो दिया गया है 1/ क्या दिया गया था? 20। याद करिएगा कि P = 1/f होता है, तो f का मान आया था वो क्या था? माइनस का 20 था, तो 1/ माइनस का 20, तो p बराबर हो जाएगा माइनस का 0.05, क्योंकि 20 को जब डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 बार तो वो 100 होगा, तो एक 0 उधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 20×5 100, तो 0.05 डायप्टर होता है। तक क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा। तो p = माइनस का 0.05 डायप्टर हो जाएगी इसकी क्षमता। तो अतः व्यक्ति को कैसा? माइनस का 0.05 डायप्टर का अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसमें दिया गया प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव समाज को इससे होने वाले लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन करो। तो प्राकृतिक संसाधन हैं क्या? वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जा सके। वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनका निर्माण या जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जा सके संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्लियर? तो वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण में किया जा सके संसाधन कहलाते हैं। और वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में वायु, जल, मृदा, खनिज, पेट्रोलियम तथा वनों के रूप में संग्रहित होते हैं। और मानव समाज को प्राकृतिक संसाधनों से निम्न लाभ होते हैं, जैसे जल संरक्षण। तो जल एक प्राकृतिक, आप हेडिंग से याद रखिए, मैटर इसके अंदर का अपने आप याद हो जाएगा। संसाधन क्या था? तो वे वस्तुएं या पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं संसाधन कहलाती हैं, और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन थे। अब इसके लाभ क्या है मानव समाज के लिए? जैसे जल संरक्षण। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल का संरक्षण होने से बाढ़ व सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। बांध बनाकर वर्षा का जल बहने से रोका जा सकता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? सिंचाई तथा
अन्य काम में करते हैं। तो ये मानव को बताइए इसने क्या दिया, इस संसाधन ने लाभ दिया। तो दूसरा हो जाएगा ईंधन। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर खाना लकड़ी का उपयोग करके बनाया जाता है, अतः वन प्राकृतिक संसाधन मानव को ईंधन के साथ साथ इमारती लकड़ियाँ भी प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग भवन निर्माण में, दरवाजे, खिड़की आदि बनाने में करते हैं। क्लियर। तो हो गया जल संरक्षण में, ईंधन में। अगली हेडिंग कोयला एवं ईंधन। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कि कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व सल्फर के बने होते हैं। मानव इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन व मशीनों को चलाने में करता है। तो ये देखिए, इस संसाधन ने मानव को लाभ दिया। फिर खाद्य उत्पाद। प्राकृतिक वन संसाधनों से मानव को विभिन्न खाद्य उत्पाद मिलते हैं, जैसे शहद, फल इत्यादि। फिर अगली स्वच्छ वायु। तो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क बहुमूल्य ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि मानव जीवन के साथ साथ जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। औषधि। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की औषधि व जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन मानव को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचा रहा है। अब खंड जो खा है वो केमिस्ट्री के बारे में है, रसायन विज्ञान के बारे में। इसमें भी 3 आपको पहले विकल्प दिए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 है, इसमें पहला विकल्प वाला क्वेश्चन आएगा, जिसे दिया गया क्षारीय विलयन का pH होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक स्केल है, पैमाना है। इसमें जो 7 होता है ये उदासीन होता है। संख्या क्या है यहाँ पर, ये उदासीन होता है। और इधर से जब हम इस तरफ जाते हैं, कहाँ पर, इधर की तरफ जब जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता है, और इधर की तरफ जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है। तो जो 7 होता है ये उदासीन होता है, इधर अम्लीय गुण और इधर क्षारीय गुण होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो कुछ मान पूछता है, जैसे तुमसे पूछेगा कि शुद्ध जल का pH कितना होता है, या फिर पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि उदासीन जल का। तो जो जल होता है, जल या आंसू बोल ले, तो आंसू आँखों से उन्हीं के लिए निकलते हैं जिनसे हमारा खून का संबंध होता है या सच्चा संबंध होता है। तो सच्चा से हो जाएगा 7 से 7 और 4 से हो जाएगा 4, मतलब 7.4 जो होता है उन्हीं के लिए आंसू निकालता है जिनसे सच्चा रिश्ता होता है। अब तो सच्चा से 7.4 या 7 केवल दे देगा, आगे पीछे लगभग देगा, तो वो जल का शुद्ध pH होता है। शुद्ध जल का pH कितना है, 7.4 या 7। और रक्त का भी pH कितना होता है, 7.4। तो जो रक्त और जो जल होता है वो किनके लिए बहता है, जो लोग सच्चे होते हैं, अपने लिए हों। तो सच्चा से 7.4 हो जाएगा। अब अगर पूछे जठर रस का pH कितना होता है, तो जठर रस का जो pH होता है लगभग 1.2 होता है। नींबू का रस, अब अगर नींबू जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें नींबू को कितने फाँके में काटते हैं, 2 में, तो 2 में काटा, इसलिए लगभग 2.2। याद हो गया। नींबू का जो रस होता है उसका जो pH होता है वो कितना होता है, वो होता है 2.2। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका pH लगभग 14 होता है। तो इसमें से कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH क्या होता है, 14 होता है। और शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 या 7.4, जो भी देगा। नींबू का जो रस होता है उसका pH कितना होता है, 2.2। जठर रस का कितना होता है, लगभग 1.2 होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया क्षारीय धातुएं हैं। अब आपने पढ़ा होगा, जो वर्ग पढ़ा था फर्स्ट ए, उसमें जो आती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे, क्षारीय धातुएं। जैसे हलीनक, रब, कस्पर, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, है ना, ऐसे करके। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ मैच कर रहा है लीनक, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। तो जो धोने का सोडा होता है इसी को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा, NO2CO3 × 10H2। तो क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। क्लियर। अगला जो दिया गया ग नंबर, इसमें दिया गया कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक। तो जो होता है इसमें कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, लेकिन ये कैसे समझ में आए, एक श्रेणी होती है जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसमें बोला गया कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है और यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, इसीलिए जो है भैया कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इस सक्रियता श्रेणी क्या होती है, हम पहले इसको पढ़ते हैं ताकि सब क्लियर हो पाए।
अब देखिएगा एक ये सक्रियता श्रेणी की ट्रिक है, आपको कैसे याद रखना है। दिया गया है काशीनाथ कमाली, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है। क्या बोला गया? काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो इसमें काशी से हो जाएगा दोस्तों क्या, के, जैसे दिया गया काशी का सिंबल के का मतलब पोटेशियम होता है। नाथ से हो जाएगा क्या, सोडियम हो जाएगा। और का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम, और जरा से हो जाएगा जिंक, फीके से आयरन, पकाता से है पीबी जो कि लेड का एग्जाम्पल है और ये लेड हो जाएगा। और है से हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, फिर है से हो जाएगा मरकरी, और आगे से हो जाएगा एजी अर्थात सिल्वर, और आओ से हो जाएगा एयू अर्थात गोल्ड। क्लियर। तो देखो काशी से के पोटेशियम, नाथ से सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से हो जाएगा क्या, आयरन, पकाता से पीबी, और है से हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, है से फिर से मरकरी, और आगे से हो जाएगा एयू और सॉरी एजी, और आओ से हो जाएगा एयू। एक बार आप बोलेंगे ये याद हो जाएगा, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो अब इस लिस्ट में देखिए जो कॉपर का स्थान है वो हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे। और जो ऊपर वाली वस्तुएं होती हैं, सॉरी जो ऊपर के हैं ये हाइड्रोजन के, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और जो नीचे हैं वो कम सक्रिय होंगे। इसीलिए हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले होते हैं वो अपने से नीचे वाले को क्या करते हैं, उनको उनके लवण या विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण से उसको उसके विलयन से अम्ल से क्रिया करके विस्थापित नहीं करता। वही दिया गया सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। तो यह श्रेणी जो है आपको याद होनी चाहिए, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। क्लियर। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया गया है कि का खा करके इसमें भी ऑप्शन आएंगे। तो का जो दिया गया है, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो अभी आपने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी, याद है ना, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। पकाता है से हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, और है से फिर से मरकरी, आगे से था एजी सिल्वर, आओ से गोल्ड था। तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान याद करिए कहाँ था। कॉपर का जो स्थान है वो सिल्वर से पहले था या ऊपर आता है। और इस श्रेणी में पहले आने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। तो जो पहले आने वाली धातु है वह बाद में आने वाली धातु को उस लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी, तो उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और निर्माण कर लेता है किसका, कॉपर नाइट्रेट। इस प्रकार विलयन में कॉपर आयनों की उपस्थिति हो जाती है, जिनके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये रिएक्शन दी गई। कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं कॉपर की छड़, तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। अब इसमें जब डालते हैं तो याद करिएगा सिल्वर को उसके विलयन से वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो बना देगा क्या, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर विस्थापित हुआ। अब फिर जो कॉपर नाइट्रेट है इसमें कॉपर आयनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये Cu++ लिख दिया गया, और ये अलग हो जाएगा क्या, NO3 हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अम्ल और क्षारक, क्षारक को बोलते हैं भस्म, क्या बोलते हैं, भस्म। तो भस्म की अवधारणा समझाइए, अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा समझाइए। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिकम और H2SO4 सल्फ्यूरिकम होता है। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या फिर आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और क्षार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर पूछ ले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप प्रबल अम्ल में बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 बोलते हैं, और प्रबल क्षार में हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो जाएगा। गा नंबर दिया गया है, छठे का जो 6 नंबर का गा है उसमें दिया गया IUPAC नाम लिखिए, आपसे 2 नाम पूछेगा, काफ़ी आसान होता है। जिसमें COOH लगा हो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओइक, क्या बोलते हैं, ओइक बोलते हैं।
और जब CHO लगा होगा इसको बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं अल। और CH3COOH को जो ऐसे नॉर्मल नाम है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। SCHO को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो आइए इसका हम IUPAC सीखते हैं। तो CH3COOH दिया गया है, तो आपको पता होगा एक कार्बन हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो प्रोप, 4 हो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, जैसे आएगा भी बताते हैं। तो इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, एक कार्बन और 2 कार्बन। पहले वाले में कितने हैं, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन से क्या होता है, 2 से होता है एथ, और जब COOH लग जाता है इसको बोलते हैं ओइक। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्लियर। अब क्या दिया गया है आगे, फिर दिया गया SCHO, इसमें कार्बन कितना, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ से बन जाएगा, ये हो जाएगा मेथ, और ये पीछे जुड़ जाएगा अल, तो बन जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। और जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के, अगर एक बॉन्ड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन। और जब 2 जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं ईन, क्या कहते हैं, ईन। और जब 3 होते हैं उसको बोलते हैं आइन, क्या बोलते हैं, आइन। आइए पढ़कर देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया गया। तीसरा दिया गया है SCOOH, क्या दिया गया है, SCOOH। अब इसको क्या बोलते हैं, COOH को मैंने अभी पहले बताया था, ओइक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइक। देखिए इसमें कितने जो है कार्बन है, इसमें कार्बन है एक, कितना है, एक। तो एक हो जाएगा मेथ, तो मेथेन से हो जाएगा मेथेन और बन जाएगा ओइक, तो कैसा अम्ल बन जाएगा, मेथोनोइक अम्ल बन जाएगा। फिर दिया गया है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें हम नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से जहाँ पर बॉन्ड मिलने की जो संभावना है वो जल्दी हो, पहले हो, वहाँ से हम काउंट करते हैं। अगर इधर से देखेंगे तो देखिएगा 1 और ये 2 दूसरे नंबर पर मिलेगा, जबकि इधर से ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो ये हो गया 1, 2 और 3, कितने हो गए कार्बन, 3 हो गए। बॉन्ड जुड़ा है कितने पर, 1 पर जुड़ा है, तो ये कैसा बॉन्ड है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं क्या, ईन। तो ये प्रोप से हो गया प्रोप, और ये डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, तो जाएगा प्रोपीन। और ये कितने पर है, 1 नंबर पर, तो प्रोपीन 1 लिखें, चाहे आप लिख दें 1 डैश करके प्रोपीन, 1 प्रोपीन हो जाएगा। फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे। तो ये 3 कार्बन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये प्रोप तो है, तो जिधर से हमको पास में मिले वहाँ से ज़्यादा बॉन्ड मिलेंगे। तो ये इधर देखिएगा, यहाँ से जब बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा, तो ये फर्स्ट हो गया और ये प्रोप हो गया। और जो 3 बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइन। क्या कहलाता है, आइन। पहला होता है एन, दूसरा होता है ईन, तीसरे बॉन्ड को बोलते हैं क्या, आइन। तो प्रोप, और ये हो गया आइन, प्रोपाइन, और 1 पर है यहाँ बॉन्ड, तो हो जाएगा क्या, 1 प्रोपाइन बन जाएगा। क्लियर हो गया, 1 प्रोपाइन बन जाएगा। फिर क्या दिया गया है, दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और फिर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे देखते हैं इसमें, यहाँ पर हम पढ़ करके, ये यहाँ पर भी दिया गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी दिया गया है डबल बॉन्ड। तो इधर से शुरुआत करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अगर इधर से भी देखें तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3, दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं बॉन्ड डबल, तो चाहे जिधर से कर लें। तो ये है क्या, 1 2 3 और ये 4। कार्बन कितने हैं, 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और जी कितने कितने पर ये हैं, तो 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर है, तो लिख सकते हैं ब्यूट 1,3 डाइन। क्या लिख देंगे, ब्यूटाडाइन होगा, डबल बॉन्ड पे होता है आइन, तो बन जाएगा ब्यूट 1,3 और ये बन जाएगा डाइन। फिर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड SC और डबल बॉन्ड, चाहे SC लिखें या CH, और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिया गया है, जिधर से पास पड़े, यहाँ से 1 और 2, इधर से भी पढ़ते अगर तो 1 2, तो ये 2 हो गया। अब इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो ये ब्यूट हो गया। और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, तो ब्यूट प्लस ईन बराबर हो जाएगा क्या, ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन। क्लियर। ऐसे करके दूसरे सेट में हम कुछ पढ़ लेंगे, और ऐसे टोटल आपको 15 से 20 जो हैं IUPAC सिखा दी जाएंगी, उन्हीं में से एग्जैक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है IUPAC समझ में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे। इसमें आएगा बेकिंग पाउडर क्या है, इसका रासायनिक नाम लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, और बनाने की इसकी विधि लिखिए, या फिर उसके रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो बेकिंग पाउडर क्या है,
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्लियर हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण जो है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो इतना सा सिंपल से याद कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन और टार्ट्रेट का जो मिश्रण है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो बेकिंग पाउडर, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो और सूत्र बन जाएगा NaSCO3। क्या हो जाएगा? NaSCO3। निर्माण विधि इसकी क्या है? तो इसे प्रयोगशाला में धावन सोडा, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, उसका अगला नाम क्या गया? धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। क्लियर। तो इसे प्रयोगशाला में धावन सोडे अर्थात सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं। तो क्या बोला गया? सोडियम कार्बोनेट का, और उसमें कैसा होना चाहिए? जलीय विलयन। तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3, जलीय से हो जाएगा जल अर्थात H2O, और क्या प्रवाहित करके बनाते हैं? CO2। तो ये हो जाएगा CO2 अर्थात Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और क्या बन गया आंसर? 2NaHCO3। रिएक्शन कंप्लीट होकर क्या बनेगी? 2NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ओके। अब इसका रासायनिक गुण क्या है? तो प्रमुख रासायनिक गुण या धर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप तक गर्म करने पर यह अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। 2NaSCO3, जब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसको रटना नहीं है, बस यही जो इसको बनाने में लगा था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय मिश्रण जब उसमें लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, तो उसमें बनता था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसे जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो भाई क्या होगा? H2O निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगी, बचेगा केवल क्या? Na2CO3। वही लिखा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो 2NaSCO3 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, जल निकल जाएगा और CO2 गैस हो जाएगी। ठीक है, रिलीज होगी। अब क्या दिया गया दूसरा? इसी में यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अम्लों से करना है, अम्ल ले लीजिए कौन सा? प्रबल में, जैसे HCl। तो NaHCO3 जो है ये किससे? अम्लों से क्रिया करके। तो अम्ल में हो गया HCl, तो यहाँ पर ये अम्ल से क्रिया करा देंगे, NaHCO3 प्लस HCl। अब ये जब HCl से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? NaCl बना देगा। तो ये बन जाएगा NaCl, और ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ये हो गया NaH में और दूसरा HCl वाला, तो ये बन जाए, और O मौजूद है तो बन जाएगा क्या? H2O, और फिर बच्चे कितने? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, बन जाएगा CO2। तो NaSCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड और जल और CO2 का निर्माण होता है। अब खंड ग जो है वो बायोलॉजी है। इसमें क्या दिया गया? पित्तरस का स्रावण होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर लोग गलत करते हैं। तो पित्तरस का स्रावण होता है कहाँ से? पहला ऑप्शन देगा पित्ताशय से। पित्ताशय में, यकृत में, अमाशय में और अग्न्याशय में। लोग पहला पित्ताशय लगाते, गलत है। जो पित्तरस का स्रावण होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत में होता है, अर्थात लीवर से होता है। ठीक है। अब फिर उसके बाद में ये बनता तो वहाँ लीवर से है, रिलीज होता है। तो पित्त, वही लिख भी दिया गया, पित्तरस का स्रावण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत करती है, जबकि पित्ताशय में पित्तरस क्या होता है? जमा होता है या स्टोर होता है। तो बनता वो कहाँ से आता है? यकृत से, और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। कभी गलत मत करिएगा। क्लियर। दूसरा दिया गया ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया दोस्तों कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आप माइटोकॉन्ड्रिया मत लगाइएगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। जल तथा खनिज लवण को कौन सा ऊतक पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? आप सिंपल से याद कर ले। जा से जल, फा से फूड, और फूड होता है फ्लोएम, अर्थात भोजन ले जाएगा फ्लोएम और जल ले जाएगा क्या? जाइलम। तो जल जो है वो जाइलम ले जाता है। तो क्या बोलेंगे? जल तथा खनिज लवण को पौधे का कौन सा भाग ले जाता है? जाइलम ले जाता है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन पाचन में सहायक एंजाइम कौन से हैं? दोस्तों, आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्न्याशयिक रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। तो आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्न्याशयिक रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये इसमें डिफरेंस लिखना है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर हमको एक नेचुरल तरीके से समझ करके लिखना है, ताकि हमको ये हमेशा याद रहे। तो जो श्वसन होता है, श्वसन जो होता है वो शरीर की कोशिकाओं के कहाँ होगा? अंदर होगा। तो श्वसन जो है या श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास या जो श्वासोच्छ्वास होता है वह कोशिकाओं के कहाँ होगी? बाहर होती है। श्वसन में एंजाइमों की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें कोशिकाओं के बाहर होगी तो एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस क्रिया में मुख्य श्वसन अंग जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में मुख्य श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़े होता है। क्लियर? फिर इसमें श्वसन में दिया गया है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्लियर? ये हो गया अंतर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10 का जो ग है, इसमें आया है डायग्राम बनाने को कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। क्या बनाइए? अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। सबसे पहले आप करना क्या है? सबसे पहले आप इसको ड्रा करेंगे ऐसे करके, फिर इसमें जो है ये ऐसे बना दिया जाएगा, ये जो पेटल होते हैं। क्लियर? और फिर हम ये इसको ऐसे बना देंगे। अब इसके नाम आइए हम याद कर लेते हैं। तो जो इसमें ये जो अंडाकार यहाँ पर जो संरचना है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्लियर? अंडाशय। और ये जो ऐसे ऊपर ये निकली होती है नली जैसी संरचना, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ऊपर के जो फूले हुए भाग को यहाँ पर है, ये बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, ये तीनों मिला करके बनता है स्त्री केसर, मादा जनन अंग, जो कि क्या कहलाता है? पुष्प का स्त्री केसर कहलाता है। जबकि पुष्प में ये जो ऐसे निकले हुए हैं यहाँ पर, इनको ये ऐसे, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या है ये? पुतंतु। और जो होता है ये परागकोश होता है, जहाँ परागकण पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? एंथर। तो परागकोश और पुतंतु जो फिलामेंट है, ये इसके जो होते हैं नर जनन अंग है, ये जिसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो नर इकाई क्या है? पुंकेसर। जो मादा इकाई है वो हो जाएगा स्त्री केसर, जिसको कार्पेल बोलते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर? ये जो दल होते हैं इसके ये वाले, इनको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। जबकि जो कलरफुल जो ऐसे दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं दल। ओके। अब ये जो लास्ट का पार्ट ऐसे जो निकला होता है यहाँ पर, ये ऐसे, ये इसको बोलते हैं जी पुष्पवृंद। पेडंकल या पेडिसल बोलते हैं। पेडंकल या पेडिसल बोलते हैं। तो ये हो गया पेडंकल अर्थात पुष्पवृंद, ये अंडाशय, ये बाह्य दल और ये दल, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? पुतंत, और ये परागकोश हो जाएगा। ये ऊपर वर्तिकाग्र, फिर ये वर्तिका, और फिर ये क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। तो ये पुष्प का बन जाएगा, अनुदैर्ध्य काट का चित्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो का है, इसमें दिया गया वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का, जो पौधे के बाहरी भाग होते हैं, पत्ती हो गई, तना हो गया, ठीक है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह मुख्य रूप से पौधे के 3 भागों से होता है, जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का सचित्र वर्णन करें। तो वे रंध्र क्या होते हैं आइए समझते हैं। इसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या फिर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रचना में सेम के बीज के आकार के होते हैं, और उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो सेम के बीज के आकार के होते हैं, रंध्र कहलाते हैं, जिनके खुलने से पत्तियों में उपस्थित जल वाष्प के रूप में निरंतर वाष्पित होता रहता है। और रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन कैसा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह लगभग
80 से 90% पाया जाता है। अर्थात पौधों में 80 से 90% तक वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। एक पत्ती अपने आप दिमाग में इमेजिन करिए, अपने आप इसको लिख सकते हैं कि पत्तियों की निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जो रचना में सेम के बीज के आकार के जैसे होते हैं, रंध्र कहलाते हैं, और जिनके खुलने से पत्तियों में उपस्थित जल वाष्प के रूप में निरंतर वाष्पित होता रहता है। पौधों में यह लगभग 80 से 90% पाया जाता है। अर्थात पौधों में 80 से 90% तक वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है। ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का चित्र है। तो इसमें जो ऐसे ये जो दिया गया है ये हो गया इसका बाह्य त्वचा। क्या बन जाएगा? ये बाह्य त्वचा हो जाएगा। और ये जो ऐसे दिया गया इसमें जो डॉटेड डॉटेड इनको बोलते हैं पर्णहरिम। ये क्या है? पर्णहरिम या फिर क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं। क्लियर? और फिर इसके बाद में क्या दिया गया? ये जो अंदर कोशिकाएं, ये वाली जो ऐसे पोर्शन है इसको ये कहलाता है रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और जो छिद्र दिया गया है इस छिद्र को बोलते हैं रंध्रीय छिद्र। आप सीधे ही इसका डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको ये ड्रा करते हैं, फिर इसके बाद ये छिद्र बनाते हैं, फिर उसके बाद में ये ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। तो ये हो गया बाह्य त्वचा, पर्णहरिम, रक्षक कोशिकाएं और रंध्रीय छिद्र। ये बनता है रंध्र का चित्र। अगर आए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का सचित्र वर्णन करिए तो आप ऐसे रंध्र का चित्र बना देंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन निम्न प्रकार का होता है: रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय। तो हम दो पढ़ लेंगे, रंध्रीय पढ़ चुके हैं। अब वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पौधों के तनों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जिन्हें वात रंध्र कहते हैं। जो तना होता है, जो काष्ठीय पेड़ होते हैं, उनके तनों पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको वात रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे में लगभग 1% जल की जो हानि है वो वात रंध्रों द्वारा होती है। तो पौधे में 1% जल की हानि जो है वो वात रंध्रों द्वारा होती है, जबकि 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा होती थी। तो पेपर में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे पूछता है। केवल वाष्पोत्सर्जन की शॉर्ट डिफिनेशन तो नहीं पूछ रहा है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पूछ ले तो भैया रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वात रंध्रीय, उपत्वचीय, और केवल रंध्रीय पूछे तो रंध्रीय लिखिएगा। और अगर दे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, जैसे क्वेश्चन देगा उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल निरंतर ऊपर चढ़ता जाता है, क्योंकि जल जब निकलता जाता है पत्तियों से, तनों से, तो नीचे मृदा से जल वो लगातार खींचता जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल निरंतर ऊपर चढ़ता जाता है, जिसके कारण पानी के साथ अनेक खनिज पदार्थ भी पौधों को प्राप्त हो जाता है या प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक महत्व हो गया। अगर खनिज और लवण जो पदार्थ मिलेंगे तो जल जब नीचे से ग्रहण करेगा पौधे को मिलेंगे, और जल तभी ग्रहण करेगा जब जल वाष्प के रूप में पौधे से उत्सर्जित होगा। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में तापक्रम का नियमन होता है। जो तापक्रम का नियमन है वो कैसे होता है? थर्मल रेगुलेशन, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। थर्ड है, यह प्रक्रिया पौधों से अनेक उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन में भी सहायक होती है। बिल्कुल, जब पौधों में तमाम से उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं उनके निष्कासन में भी यह सहायक होती है। अब आया वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक जो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? तो अगर हम चाहते तो अलग अलग लिखते, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ताप, फिर लिखते अत्यधिक ताप बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। अगर केवल एक डिफिनेशन आएगी तो आप डिटेल में से लिखना, वरना अत्यधिक ताप, तेज हवा वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि अत्यधिक आर्द्रता या नमी तथा कम प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाता है। जब नमी होगी एनवायरमेंट में और प्रकाश कम रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? कम। इसीलिए ठंडी में देखिएगा वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि मृदा में भी नमी रहती है और सूर्य का प्रकाश भी कम रहता है। जबकि गर्मी में सूर्य का प्रकाश, तापमान भी बढ़ता है, नमी भी कम रहती है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? अब आंसर नंबर 11 है। आंसर नंबर 11 का हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आंसर नंबर 11 का खा। उत्परिवर्तन क्या है या उत्परिवर्तनवाद क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है दोस्तों ह्यूगो डी वरीज ने सन 1901 में दिया था। इसीलिए उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी वरीज का भी सिद्धांत कहते हैं, ह्यूगो डी वरीजवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जाति के पादपों में, किसी भी जात का पादप है
उसमें अचानक जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। तो किसी भी जाति के पादप में अचानक जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। और जीवों में अकस्मात हुए उत्परिवर्तन नई जाति का सृजन करते हैं। जब जीवों में अकस्मात उत्परिवर्तन हो जाएगा तो उससे नई जाति का निर्माण हो जाता है। अब उत्परिवर्तनवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक, दोनों प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन द्वारा जीन अथवा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो उत्परिवर्तन द्वारा जीन अथवा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन प्रभावी भी हो सकता है, अप्रभावी, दोनों प्रकार के होते हैं। और ये परिवर्तन, जो उत्परिवर्तन हैं, ये जो भिन्नताएं हैं, जनन द्रव्य में होती हैं। कहाँ होती हैं? जनन द्रव्य में होती हैं। इनका प्रभाव संतानों में परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा, अर्थात जो संतानें होंगी वो परिवर्तित दिखाई देंगी माता पिता से। फिर वह प्राणी जिसमें उत्परिवर्तन विकसित हो वह कहलाता उत्परिवर्तक। तो जिसमें उत्परिवर्तन विकसित होगा वह कहलाएगा उत्परिवर्तक, और यह शुद्ध नस्ल का होता है। यह कैसा होता है? शुद्ध नस्ल का होता है। प्रश्नोत्तर संख्या जो 12 दी गई है, इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार आया कि परिवार नियोजन या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय या फिर परिवार नियोजन की विधियां बताइए। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या जो सीमित करके परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया है वही परिवार नियोजन कहलाती है। क्लियर? तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने की बहुत सी विधियां हैं, बहुत से मेथड हैं जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और परिवार नियोजन उनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है। परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं। पेपर में कई तरीके से क्वेश्चन आएगा, परिवार नियोजन की स्थायी विधि बताइए, अस्थायी विधि बताइए। तो हम दोनों पढ़ते हैं। परिवार नियोजन की निम्न विधियां होती हैं। तो परिवार नियोजन की निम्न विधियां हम अस्थायी विधि पढ़ेंगे। तो जो अस्थायी विधियां होती हैं, जो टेम्परेरी मेथड्स हैं, इनमें क्या होगा? सुरक्षित काल में संपर्क। जब भी हम लैंगिक संपर्क करें तो क्या होता है? मासिक धर्म, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है महिलाओं में, तो जो मासिक धर्म है, मासिक धर्म से एक सप्ताह पूर्व अर्थात पहले और एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आए उससे एक सप्ताह पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के एक सप्ताह बाद सुरक्षित काल माना जाएगा। इस काल में जब लैंगिक संपर्क करते हैं तो गर्भ धारण की संभावनाएं क्या रहेंगी? कम रहेंगी। अर्थात जब भी मासिक धर्म या पीरियड आए तो उससे एक सप्ताह पहले लैंगिक संपर्क किया जाए या फिर एक सप्ताह बाद किया जाए, तो इससे जो गर्भ धारण की संभावनाएं हैं वो क्या होती है? कम रहती हैं। परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं। क्यों? ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से 2 दिन 3 दिन आगे पीछे होता रहता है, इसीलिए इसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेज हैं वो ज़्यादा रहते हैं या उतनी सुरक्षित विधि नहीं है। तो ये अस्थायी विधि हो गई। दूसरा अस्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियाँ। जो भी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं उनका उपयोग करके भी हम जो है क्या कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल ऐसी गोलियाँ उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भ धारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, उससे संभावना नहीं रहेगी। जैसी दवाओं के नाम है मालाडी और सहेली। इनका उपयोग करने पर लैंगिक संपर्क से पहले अगर इनका उपयोग किया जाए तो इससे गर्भ धारण की जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं समाप्त होती। जब हम इसका उपयोग करते हैं पार्टिकुलर इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 2 घंटे, 1 दिन, या फिर सहेली जैसे हो गया 1 सप्ताह के लिए, ऐसे इनका समय होता तब तक के लिए जो है गर्भ धारण नहीं होगा। तो जो अस्थायी विधियाँ हैं उसमें जो है सुरक्षित संपर्क काल, और दूसरा जो हमने पढ़ा गर्भ निरोधक गोलियाँ, और इसमें जो तीसरा पढ़ेंगे वो गर्भ समापन है। इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्टकट में MTP, या इसी को नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। क्या बोलते हैं? एबॉर्शन, जिसको गर्भ समापन या गर्भपात बोलते हैं। तो गर्भ धारण करने के बाद भी सीमित काल तक, एक निश्चित समय होता है कि जब गर्भ धारण हो गया 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 1 महीने, कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो गर्भपात कराने में जच्चा और बच्चा दोनों का जो है जान का खतरा बना रहता है। तो गर्भ धारण करने के बाद भी एक सीमित काल के भीतर किसी कुशल व विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा गर्भ समापन कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है कि जैसे माता या बच्चे में से कोई एक ही बचेगा, क्रिटिकल समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे आप नहीं करा सकते हैं, ये एक जुर्म है। तो गर्भ धारण करने के बाद भी एक सीमित काल के भीतर किसी कुशल व विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा
गर्भ समापन कराया जा सकता है। तो हमने अस्थायी विधियाँ पढ़ी। पेपर में अगर अस्थायी विधि पूछे तो केवल अस्थायी विधियाँ लगाइए। अब हम स्थायी विधियाँ पढ़ते हैं, परमानेंट मेथड कौन से हैं। तो स्त्री का नसबंदी ऑपरेशन, स्त्री का नसबंदी ऑपरेशन जो है ये एक स्थायी विधि, एक बार करा दीजिए, कभी भी जो है गर्भधारण नहीं होगा। इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। जो पुरुष की नसबंदी होती है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो जो ट्यूबेक्टोमी इसमें क्या होता है, स्त्री में अंड नलिका अर्थात फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करके हटा दिया जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट करके हटा देते हैं और फिर बचे हुए दोनों जो कटे हुए छोर होते हैं, दोनों बचे हुए छोर को बांध देते हैं। और यह कैसी विधि है? स्थायी विधि है। आइए दिखाते हैं कैसे। ये देखिएगा, जो मादा जनन अंग होता है तो इसमें ये जो होता है ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन कट कर देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा कट कर देते हैं और बांध देते हैं। अब इससे जब स्पर्म जो होता है इस वजाइना के थ्रू यहाँ पर जाता है तो यहाँ पहुँच नहीं पाता, और ओवम तो यहाँ से निकल के आता है लेकिन ये स्पर्म यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। दोनों के बीच में बैरियर का काम कर जाता है, काट कर बांध देते हैं। तो इससे कभी भी जो है यहाँ पर स्पर्म ओवम से मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इससे गर्भ की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। क्लियर हुआ? तो इसको ये चित्र बनाना नहीं, ये दिखाने के लिए था कि स्त्री के जो अंड नलिका होती है फैलोपियन ट्यूब थोड़ा सा कट करके हटा देंगे, फिर बचे हुए भाग को बांध देते हैं दोनों छोर को, और ऐसे वो बैरियर का काम करेगा, कभी भी स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा। तो यह कैसी विधि हो जाएगी? स्थायी विधि हो जाएगी। ये महिलाओं या स्त्री का नसबंदी ऑपरेशन है। जैसे महिलाओं में नसबंदी ऑपरेशन होता है वैसे पुरुषों में भी होता है। तो पुरुष में उसमें क्या था जी, उसमें अंडवाहिनी था, ठीक है, या फिर उसी को बोलते थे क्या, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलते थे। वैसे ही पुरुषों में होती है शुक्रनलिका, जिसको शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा वैसे ही कट करके हटा देंगे, फिर शुक्रनलिका के कटे हुए दोनों छोर कसकर बांध देते हैं। शुक्रनलिका के ऑपरेशन से गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है। क्यों? पुरुषों में जो स्पर्म होगा वहाँ से निकल कर जाएगा नहीं, तो इससे जो होगा महिलाओं में जो ओवम निकलेगा लेकिन स्पर्म मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पुरुष की नसबंदी कहलाती है, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। ये देखिएगा, आप इसको देख सकते हैं, ये बनाना नहीं, ये समझाने के लिए मैंने दिखाया है। ये देखिएगा, ये हो गई शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, दो हो गई शुक्रवाहिनी। इसको यहाँ से कट कर देते हैं और बांध देते हैं। अब यहाँ से जो स्पर्म है वो निकलेगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, तो वजाइना के थ्रू या योनि के थ्रू वो अंदर वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इससे महिलाओं में तो ओवम निकलेगा अंडा, लेकिन ये स्पर्म नहीं निकलेगा यहाँ से, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो उसमें पुरुष नसबंदी हो गया जिसको वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी में जो शुक्रनलिका काट देते हैं, बांध देते हैं, और जो महिला नसबंदी में उसमें अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं। ऐसे ना वहाँ से ओवम निकलेगा और ना यहाँ से स्पर्म जाएगा। क्लियर हो गया? तो अन्य विधियाँ क्या हो सकती हैं? तो अन्य विधियाँ इसमें क्या आएंगी, जैसे टीका, गर्भधारण को रोकने हैं तो सीमित प्रभाव वाला टीका, एक बार टीका लगवा लीजिए कुछ समय तक, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने वाला। तो ऐसे भी क्या होता है, आपसे अगर वो टीका लगवाया जाए तो फिर महिलाओं में गर्भधारण नहीं होता है। विवाह योग्य आयु, तो अगर लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दी जाए उम्र, तो इससे जब शादी लेट में होगी तो संतानें भी लेट में होंगी, तो इससे भी कुछ हद तक हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया परिवार नियोजन करने के मेथड, या फिर बोल सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अस्थायी विधियाँ हमने पढ़ा, स्थायी विधियाँ पढ़ा। इस तरह से पहला मॉडल पेपर समाप्त हुआ। दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, और फिर कुछ चीज़ें लिखना होगा, लिख लीजिएगा। ऐसे करके हम 4 मॉडल पेपर पढ़ेंगे। उन्हीं 4 मॉडल पेपर से आपका सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इसको दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास 10th के उसको शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।